हमने बेसिकली रिकवरी एंड डिमांड के प्रोविजंस पढ़ लिए हैं। यहाँ पर मैंने आपको अपील की बात बताई थी कि अपील कैसे की जाती है। सो अपील के कुछ प्रोविजंस हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं किस तरीके से अपील फाइल की जाती है। और अपील दोनों पार्ट फाइल कर सकते हैं। दो पार्ट कौन होते हैं, एक टैक्स पेयर होता है, एक डिपार्टमेंट होता है। तो सर क्या डिपार्टमेंट के साथ भी गलत हो सकता है? बिल्कुल गलत हो सकता है यार। अपील अपेलेंट अथॉरिटी जो होती है वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट अथॉरिटी की तरह काम करती है। तो वो हो सकता है डिपार्टमेंट के फेवर में, हो सकता है डिपार्टमेंट के अगेंस्ट हो। तो जब डिपार्टमेंट के अगेंस्ट होगा तो डिपार्टमेंट के पास राइट होता है कि वो आगे फर्दर अपील भी कर सकता है। डिपार्टमेंट भी अपील कर सकता है, और गवर्नमेंट भी अपील कर सकती है। अपील के क्या प्रोविजंस होते हैं, अपील से रिलेटेड कुछ बातें, वो भी इसी चार्ट के अंदर है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। आ जाइए, ये हमारी कुछ बातें हैं अपील एंड रिवीजन से रिलेटेड। चलिए, अपील एंड रिवीजन, ये जो ऊपर लिखा हुआ है अपील एंड रिवीजन के प्रोविजन है। अपील एंड रिवीजन के प्रोविजंस हैं। यहां पर कुछ जनरल पॉइंट है अपील से रिलेटेड, वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अपील के ना स्टेजेस में अपील होती है। सबसे पहले अपील डिपार्टमेंट के अंदर ही की जाती है। डिपार्टमेंट के अंदर भी अपेलेंट अथॉरिटी होती है। क्या आपको पता है जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर ही एक अपेलेंट अथॉरिटी होती है। सबसे पहली जो फर्स्ट अथॉरिटी होती है वही होती है। ठीक है, तो आपको कहीं भी अपील करनी हो, ऐसा नहीं है आप हाई कोर्ट में डालोगे तो रिट के थ्रू डाल सकते हो। यहाँ पे थोड़ी सी लॉ की बात आपको समझनी पड़ेगी। हाई कोर्ट में जाना है तो आप रिट के थ्रू जा सकते हो, लेकिन रिट जो है इतनी जनरली हाई कोर्ट एक्सेप्ट करती नहीं है। तो वहां पर जाने का, हाई कोर्ट जाने का प्रोसेस क्या होता है कि आप सबसे पहले जो जीएसटी की जो अपेलेंट अथॉरिटी होती है, सबसे पहले आप वहां जाओगे। वहां से जीएसटी का फिर ट्रिब्यूनल होता है, जीएसटी ट्रिब्यूनल में आप जाओगे। ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट आप जा सकते हो हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर इन ओरिजिनल, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होती है? वो प्रॉपर ऑफिसर जिसने ऑर्डर इन ओरिजिनल पास किया। अभी हम पढ़ के आए थे, इसी को हमने क्या बोला था, सिंपली डिमांड ऑर्डर इसको हमने बोला था। तो डिमांड ऑर्डर जो आया है वो कौन से सेक्शन में आया? 73 या 74 में आपका डिमांड ऑर्डर आ गया। मैंने आपको बताया था उसके नीचे फिर ऑर्डर इन अपील आती है। लेकिन ऑर्डर इन अपील का पूरा एक प्रोसेस होता है कि कैसे आपको अपील करनी होती है, वो प्रोसेस अब हम समझ रहे हैं। यहां पर जो फर्स्ट स्टेज होती है, वो कौन सी होती है? वो ये होती है। तो दिस इज अवर फर्स्ट स्टेज, रिवीजनरी। आप क्या कर सकते हो, उस ऑर्डर को रिवीजन के लिए भी भेज सकते हो। तो वो आपको भेजना होगा रिवीजनरी अथॉरिटी के पास, या फिर अपेलेंट अथॉरिटी होती है ऑर्डर इन अपील। अपेलेंट अथॉरिटी जो हमारी होती है, अपेलेंट अथॉरिटी कौन सी होती है? अपेलेंट अथॉरिटी होती है हमारी ये जीएसटी की अपेलेंट अथॉरिटी, जीएसटी के अंदर ही होती है अपेलेंट अथॉरिटी। तो जीएसटी के अंदर ही आपको अपील फाइल करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप अपील पहले ट्रिब्यूनल में ही सीधा जाकर के फाइल कर दोगे। पहले आपको जो फाइल करनी है अपील, वो अपेलेंट अथॉरिटी के पास फाइल करनी होती है। जिस तरीके से कमिश्नर होता है, ऐसे अपील कमिश्नर इन अपील्स होते हैं। जैसे कमिश्नर होता है ना, कमिश्नर नॉर्मल होता है, उसी तरीके से कमिश्नर इन अपील होते हैं, जिनके पास, जो जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर ही होते हैं, और उनके पास आपको अपील फाइल करनी होती है। अब देखो, आप खुद सोचो, जो जीएसटी डिपार्टमेंट का, देखो कहने के लिए तो वो उनको जो जजमेंट देते हैं वो कोई जुडिक्श वो नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल रह करके, मतलब वर्ड्स नहीं आ रहे मेरे मुंह में यार, क्या बात हो गई। उनको जो भी डिसीजन देना होता है बिल्कुल नॉर्मल रह करके देना होता है, कोई पक्षपात नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना होता। लेकिन आप खुद सोचिए, जीएसटी डिपार्टमेंट के ही वो ऑफिसर हैं, तो क्या लगता है आपको? प्रैक्टिकल सोचिए, थ्योरेटिकली तो चलो ठीक है, बात समझ में आती है। प्रैक्टिकल सोचिए, आपको क्या लगता है वो किसके फेवर में जाता होगा? ज़्यादातर 90, ऐसा नहीं है कि टैक्स पेयर के फेवर में नहीं जाता। जहाँ पर जेन्युइन होता है वो टैक्स पेयर के फेवर में भी दे देते हैं, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिकल खुद अपना दिमाग लगाइए और सोचिए किसके फेवर में वो जाता होगा। नेवरदलेस, हमारा काम कमेंट करना नहीं है, मेरा काम आपको समझाना है। रिवीजनरी अथॉरिटी के पास आप भेज सकते हो। रिवीजनरी अथॉरिटी और अपेलेंट अथॉरिटी में क्या फ़र्क होता है? देखो थोड़ा सा फ़र्क होता है। रिवीजनरी अथॉरिटी में आप भेजते हो अपना वही वाला ऑर्डर रिवीजन के लिए, कि भाई दोबारा से एक बार चेक कर लो कि आपने वो ऑर्डर ठीक पास किया या नहीं किया। ठीक है, या फिर दो ऑप्शन होते हैं, तो रिवीजनरी में भेजो, रिवीजनरी में भेजोगे तो आप अपील नहीं कर सकते फिर, और अगर आप अपील के लिए भेजोगे तो अपेलेंट अथॉरिटी जो है फिर वो उसका ऑर्डर पास करती है। नाउ यहां पर लेकिन अपील करने से पहले आपको क्या करना होगा? असेसी अपील करने से पहले जितना आपने सेल्फ एडमिट करा उसका 100% आप पे कर दो। 10 करोड़ का आपको ऑर्डर, डिमांड ऑर्डर भेजा गया डिपार्टमेंट की तरफ से, 10 करोड़ का डिमांड ऑर्डर भेजा गया, इंक्लूडिंग योर टैक्स, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग पेनल्टी, सब कुछ लगा लोगों के 10 करोड़ का डिमांड ऑर्डर आया डिपार्टमेंट की तरफ से। आपने कहा मैं मानता ही नहीं डिमांड ऑर्डर। मैंने कहा 5 करोड़ तक का तो चलो मैं मानता हूं, 5 करोड़ की मेरी लायबिलिटी है, 5 करोड़ की मेरे से मिस्टेक हो गई थी सेक्शन 73 में, 5 करोड़ मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उससे 1 रुपया फालतू नहीं दूंगा। तो सेल्फ एडमिट का मतलब ये होता है कि जितना टैक्स पेयर जो है वो खुद
मानता है कि भाई इतना तो मेरे को देना चाहिए, उसका तो आपको 100% देना पड़ेगा। तो जो 5 करोड़ आप मान रहे हो दैट आई हैव एक्सेप्टेड दिस 5 करोड़ दैट आई हैव डन एनी मिस्टेक, सो वो आप 100% पे करो। लेकिन जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड ड्यूज आर 5 करोड़। ऑब्वियसली टोटल 10 करोड़ की डिमांड है, तो 10 में से -5 करेंगे, 5 करोड़ आर द डिस्प्यूटेड ड्यूज, उसका आपको 10% देना है। 10% ऑफ डिस्प्यूटेड ड्यूज है तो 10% ऑफ ऑर्डर इन ओरिजिनल आपको देना पड़ेगा। जो ऑर्डर ये पास किया गया, डिस्प्यूटेड ड्यूज कितना माना जाएगा कि ऑर्डर जो डिमांड ऑर्डर आपका है 10 करोड़, उसका 10%, 10 करोड़ का 10% कितना आ जाएगा, 1 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, सो 5 करोड़ आपको ये देना पड़ेगा, 1 करोड़ यहां देने का पड़ेगा, 6 करोड़ आपको डिपॉजिट कराने पड़ेंगे, तब जाकर के आप जो है वो केस कहां फाइल कर पाओगे, अपीलेंट अथॉरिटी में जा पाओगे। ठीक है, अपीलेंट अथॉरिटी में आप गए, वहां पे आपका ऑर्डर आ गया, लेकिन आप अपीलेंट अथॉरिटी के ऑर्डर से भी सेटिस्फाई नहीं हो। पहली बात, आप जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन सी होती है, जो कमिश्नर ने आपका ऑर्डर पास किया है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है। फिर ये आपकी कमिश्नर इन अपील्स होता है। बेसिकली मैं डिपार्टमेंट की टर्म्स में बात करूं तो यहाँ पे कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया, यहाँ पर कमिश्नर इन अपील आ जाता है आपका, जो आपकी ऑर्डर को आपने रिवीजन के लिए दिया होगा तो रिवाइज करेगा, अपील के लिए दिया है तो वो कमिश्नर इन अपील जो है वो ऑर्डर पास करेगा, और उस ऑर्डर को बोला जाता है ऑर्डर इन अपील। और वो ऑर्डर इन अपील आप कब तक फाइल कर सकते हो, आप जो है अपीलेंट अथॉरिटी में फाइल कर सकते हो 3 मंथ प्लस 1 मंथ की, 3 मंथ के पास आपके पास टाइम होता है, प्लस 1 मंथ की एक्सटेंशन ये अथॉरिटी आपको दे सकती है, वो एक्सटेंशन यानी 4 मंथ के अंदर अंदर आपको करना होता है फाइल। उसके बाद OIA आता है, OIO से अब क्या आएगा आपका OIA। नाउ व्हाट इज दिस OIA, ऑर्डर इन अपील। ये जो अपीलेंट अथॉरिटी है, ये जो ऑर्डर पास करती है, इसको बोलते हैं ऑर्डर इन अपील। लेकिन अब ऑर्डर इन अपील से भी आप सेटिस्फाई नहीं हो। अभी मैं बात खाली टैक्स पेयर की कर रहा हूं, यहां वैसे असेसी लिखा हुआ है, असेसी वर्ड यहां यूज नहीं होता, टैक्स पेयर वर्ड यूज होता है, या फिर रजिस्टर पर्सन यूज होता है, टैक्सेबल पर्सन यूज होता है, वो वर्डिंग यहाँ यूज होती है, असेसी यूज नहीं, असेसी इनकम टैक्स का वर्ड होता है। नेवरदलेस, बट समझने के लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है। सो ऑर्डर इन, यहाँ पर आप जो है अपीलेंट अथॉरिटी के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं हो तो सेल्फ एडमिट, दोबारा से आपको सेल्फ एडमिट का 100% देना पड़ेगा। अगर आपकी 5 करोड़ थी वही है तो भाई यहाँ पर एक्स्ट्रा सेल्फ एडमिट वाले में तो और कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना। 5 करोड़ आपका एडमिट था, 5 करोड़ आपने दे दिया ऑलरेडी। डिस्प्यूटेड ड्यूज का आपको कितना देना है, 20% ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर इन अपील। सो ऑर्डर इन अपील में मान लीजिए वो 10 करोड़ का था और 10 करोड़ का ही उन्होंने ना कम किया ना ज़्यादा किया। अगर कम ज़्यादा करते तो देखो वहाँ पढ़ के आए थे नोटिस भी देना पड़ सकता था। अगर ज़्यादा होता अमाउंट, अगर 10 से 12 करोड़ होता तो 2 करोड़ का नोटिस देना पड़ सकता था डिपार्टमेंट को, लेकिन अगर कम हुआ तो नहीं। लेकिन हमारे केस में ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ। ऑर्डर इन अपील में भी बोला कि 10 करोड़ की लायबिलिटी आपकी बनती है, टैक्स पेयर आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 20% ऑफ ऑर्डर इन अपील यानी 20% ऑफ 10 करोड़, 2 करोड़ रुपये मेरे को देने थे, तो 1 करोड़ में ऑलरेडी ऊपर दे चुका हूं। यहां पर मेरे को 20% ऑर्डर इन अपील के देने पड़ेंगे, तो 10% दे चुका हूं, 10% एक्स्ट्रा मुझे यहां पर देना पड़ेगा, यानी 5 करोड़ यहाँ हो गया, 5 करोड़ 6 करोड़ में दे चुका था, 1 करोड़ मेरा को और एक्स्ट्रा यहां पर देना पड़ेगा। तो 1 करोड़ मैंने और डिपॉजिट करा दिया, दैट मीन्स 20% ऑफ ऑर्डर इन अपील मैंने दे दिया है और 100% ऑफ सेल्फ एडमिटेड ड्यूज यहां पर दे दिए है। ऐसा नहीं है दोबारा से देने पड़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो ना यार। यहाँ पर 100% दे दिया तो यहाँ पर दोबारा से 5 करोड़ थोड़ी मांगे जा रहे। यहाँ पर मतलब ये है कि जितना आपने डिपॉजिट सेल्फ एडमिट का आपने 100% डिपॉजिट करा दिया हो तब आगे आप जो है अपील फाइल कर सकते हैं। तो आपने ऑलरेडी सेल्फ एडमिट का 5 करोड़ डिपॉजिट करा रखा है। ऑर्डर इन अपील में आपको 20% जमा कराना था, इसमें से 2 करोड़, यहाँ वैल्यू कितनी आई, 2 करोड़ आई ना, 2 करोड़ में से 1 करोड़ तो आप जमा ऊपर ही करा चुके हो, तो 1 करोड़ जो बैलेंस बचा वो खाली आपको यहाँ पर डिपॉजिट करना होता है, राइट। उसके बाद में जब आप अपीलेंट ट्रिब्यूनल में जा सकते हो, ये जीएसटी ट्रिब्यूनल जिसको बोला जाता है, जीएसटी ट्रिब्यूनल में आप जा सकते हो। कितने मंथ में, 3 मंथ प्लस 3 मंथ का एक्सटेंशन ट्रिब्यूनल जो आपको कंडोनेशन दे सकती है। 3 मंथ का जो है वो एक्सटेंशन आपको दिया जा सकता है। और यहाँ पर इसके बाद में मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन आपको 45 डेज के अंदर ये भी फाइल करना होता है। अब ये थोड़ी ना लिटिगेशन लॉ की लैंग्वेज आ जाती है, तो लॉ में आपने सुना होगा क्रॉस ऑब्जेक्शन आपको फाइल करना होता है जब भी आप कोर्ट में केस करते हैं, तो वो आपको विद इन 45 डेज के अंदर वो भी आपको फाइल करना होता है। जब आपने यहाँ पर अपील करी उसके विद इन 45 डेज के अंदर आपको फाइल करना होता है। उसके बाद अगर मान लीजिए अपीलेंट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आएगा, फिर 80 का ऑर्डर आएगा, जीएसटी ट्रिब्यूनल होती है बेसिकली, जीएसटी ट्रिब्यूनल का वो ऑर्डर आया, उससे भी आप सेटिस्फाई नहीं हो तो 180 डेज में आप जा सकते हो। 180 डेज प्लस एक्सटेंशन, हाई कोर्ट जो है एक्सटेंशन। अब हाई कोर्ट कितनी एक्सटेंशन दे सकता है, ऊपर हमने एक्सटेंशन की भी लिमिट पड़ी है, यहाँ पे 3 मंथ है, यहाँ 1 मंथ है। हाई कोर्ट पे एक्सटेंशन की लिमिट नहीं लगती है, हाई कोर्ट कितने भी दिन का कंडोनेशन आपको दे सकता है, ठीक है, प्रोवाइडेड आपकी जेन्युइन चीज़ हो, वो तो डिपेंड करता है ना।
तो 180 डेज की टाइम लिमिट लॉ में है, प्लस एक्सटेंशन जो भी हाई कोर्ट देना चाहे हाई कोर्ट दे सकता है। लेकिन हाई कोर्ट में जाने से पहले एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ऑल ड्यूज टू बी पेड। सर सारे ड्यूज पे करवा रहे हो, फिर अगर लायबिलिटी 5 करोड़ की आई तो रिफंड करेगा डिपार्टमेंट फिर उसको। यहाँ पर अगर हाई कोर्ट में आपको जाना है तो लॉ में लिखा हुआ है आपको पूरा 10 करोड़ आपको पे करना पड़ेगा। और हाई कोर्ट का ऑर्डर आपसे सेटिस्फाई नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। मतलब 10 करोड़ यहाँ पे ये मत समझना 10 करोड़ दोबारा पे करना पड़ेगा। आपने 7 करोड़ कर दिया ना, तो यहाँ पे 3 करोड़ आपको पे और एक्स्ट्रा 3 करोड़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। टोटल जितना ड्यूज था वो आपने पे कर दिया। उसके बाद आप हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट का ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए। ये पूरा प्रोसेस होता है अपील करने का। ठीक है, अब जनरल पॉइंट कुछ आपको जरूर ध्यान रखने चाहिए जब अपील की बात आती है। पहला है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मस्ट बी गिवन टू बोथ पार्टीज। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले डिपार्टमेंट की पार्ट भी पढ़ लेते हैं। सर डिपार्टमेंट को भी आगे जाना पड़ सकता है क्या? बिल्कुल जाना पड़ सकता है, डिपार्टमेंट को भी आगे जाना पड़ सकता है। कैसे? पढ़िए। डिपार्टमेंट हो सकता है कमिश्नर ने जो ऑर्डर पास किया उससे डिपार्टमेंट सेटिस्फाई नहीं था, तो कमिश्नर जो है वो जा सकता है आगे 6 मंथ प्लस एक्सटेंशन। कहाँ पर? रिविजनरी अथॉरिटी। यहाँ पर टाइम थोड़ा डिपार्टमेंट ज़्यादा लेकर के चलता है। यहाँ पर इसको 3 महीने दिए थे टैक्स पेयर को और अपने लिए 6 मंथ इन्होंने रिजर्व कर लिए प्लस 1 मंथ की एक्सटेंशन। तो ये केस गया किसके पास? रिविजनरी अथॉरिटी या अपीलेंट अथॉरिटी के पास में। उसके बाद में इसने जो ऑर्डर पास किया उससे भी डिपार्टमेंट सेटिस्फाई नहीं था। तो यहाँ से ना अपीलेंट अथॉरिटी से केस जो है आगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रिव्यू करती है कमेटी, एक रिव्यू के लिए बैठी होती है और एक लिमिट होती है कि भाई 100 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स ड्यू है, 50 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स ड्यू है, तभी केस को आगे ट्रिब्यूनल में भेजा जाता है, क्योंकि इसमें खर्चा भी होता है। ये रिव्यू कमेटी इसलिए बनाई गई है कि भाई ठीक है आप केस आगे तो ले जा रहे हो, 50 लाख का टैक्स नहीं है और हम केस आगे ले जाएंगे, खर्चा हमारा हो जाएगा 60 लाख का, तो कोई मतलब नहीं बनता ना। तो कोई बात नहीं, जो अपीलेंट अथॉरिटी ने बोल दिया उसको मान लें, उसी में हमारा बेनिफिट है। तो रिव्यू अथॉरिटी का काम ये होता है, रिव्यू करते हैं वो कि केस को क्या एक्चुअल में आगे जीएसटी ट्रिब्यूनल में ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए। जेन्युइन केस लगता है अगर उनको तो वो आगे कर देते हैं और फिर अपीलेंट ट्रिब्यूनल में केस चला जाता है। यहाँ भी 3 मंथ प्लस 3 मंथ की एक्सटेंशन है। उसके बाद तो फिर सेम प्रोसेस है, ये भी आगे हाई कोर्ट में जा सकती है डिपार्टमेंट और आगे सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। अगर उसके अगेंस्ट यहाँ पे देखिए, अगर जो ऑफिसर इंस्पेक्टर है, जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, उसके अगेंस्ट चीज जा रही है तो वो जा सकता है। यहाँ पे टैक्स पेयर के अगेंस्ट जा रही है चीज तो वो आगे जाके कंटिन्यू कर सकता है। अब जनरल पॉइंट पढ़िए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मस्ट बी गिवन OBH का मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी शो कॉज नोटिस जो है वो दोनों पार्टी को दिया जाना चाहिए। एवरी ऑर्डर मस्ट बी स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब होता है रिटर्न में सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए कि भाई कितने की डिमांड है, क्या नहीं है, वो सब रिटर्न में होना चाहिए। ऐसे स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है। एडजर्नमेंट मैक्सिमम 3 टाइम दोनों पार्टी ले सकती हैं। अब ये ना कोर्ट की थोड़ी बातें हो रही हैं यहाँ पे, देखो जीएसटी का ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं है। एडिशनल ग्राउंड में बी हर्ड एट अपीलेंट ट्रिब्यूनल। अपीलेंट ट्रिब्यूनल ये जो है ना, ये एडिशनल ग्राउंड भी हर्ड कर सकती है। हो सकता है यहाँ पर एक केस और मिल गया, इन्होंने फेक इन्वॉइसिंग निकाली डिपार्टमेंट ने 10 करोड़ की, उनको 2 करोड़ की और मिली, तो 2 करोड़ आप इसमें ऐड नहीं कर सकते, उसके लिए अलग से प्रोसीडिंग्स आप चलाइए। लेकिन अपीलेंट ट्रिब्यूनल में, जीएसटी ट्रिब्यूनल में केस गया है, वहाँ पे आप 2 करोड़ एडिशन कर सकते हैं, वहाँ पे आप एडिशनल ग्राउंड्स भी ऐड कर सकते हैं। इस ग्राउंड पे जो है हमने ये दी है। नो अपील ऑन फॉलोइंग, इस केस में अपील नहीं होगी कि ऑफिसर इन चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो गया है, सीजर ऑफ बैंक, प्रोसिक्यूशन ऑर्डर आ गया है, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, अपीयरेंस बिफोर अथॉरिटी। कौन कौन अपीयर हो सकता है अथॉरिटी के सामने? कौन कौन अपीयर हो सकता है? आपका रिलेटिव हो सकता है, रेगुलर एम्प्लॉय हो सकता है, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट या सीए हो सकता है, सीए CMA या जीएसटी प्रैक्टिशनर। इवन जीएसटी प्रैक्टिशनर अगर आप हैं तो आप भी अपीलेंट ट्रिब्यूनल के सामने हो सकते हैं। देखिए हाई कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए अलग रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे हाई कोर्ट का कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है। अपीलेंट ट्रिब्यूनल जो होती है ये, क्योंकि जीएसटी की अपीलेंट ट्रिब्यूनल है, तो यहाँ पर जो है एक सीए भी हो सकता है, एक CMA भी हो सकता है, एक एडवोकेट भी हो सकता है और एक जीएसटी प्रैक्टिशनर जो होता है उसके पास भी ये सभी नॉलेज होती है। सो अगर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर करना चाहते हैं, उसका मैं आपको एक डिटेल वीडियो बना दूंगा उसके लिए भी, कि जीएसटी प्रैक्टिशनर का एग्जाम कैसे देना होता है, कैसे उसमें क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उसको क्रैक करना है। बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, उसका लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना करके दे दूंगा कैसे आपको वो काम करना होता है। ठीक है, सो कुछ यहाँ पर नोट्स आपको ध्यान रखने हैं। क्या नोट्स हैं? देखिए, डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन मेजॉरिटी इफ नॉट रेफर टू अनदर बेंच टू चेक मेजॉरिटी। देखिए यहाँ पे मेजॉरिटी से जो भी डिसीजन होगा ना, मान लीजिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में केस गया है तो वहाँ पर 4 जज हैं, तो 4 जज में से जो मेजॉरिटी होगी वो। लेकिन सर मान लीजिए दो जज ने तो टैक्स पेयर के फेवर में सुनाया, 2 जज ने टैक्स पेयर के अगेंस्ट में सुनाया, अब क्या होगा? तो उस केस में वो रेफर कर दिया जाएगा दूसरी बेंच को, दूसरी बेंच फिर जो डिसीजन देगी वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा।
ये बेसिकली कोर्ट की बातें होती हैं, यहाँ पे जीएसटी का कोई लेना देना नहीं है। नॉर्मल जो केस होता है उसमें भी ऐसा ही होता है। पावर टू रिफ्यूज़ केस अप टू 50,000, भैया अपीलेंट अथॉरिटी के पास पावर होती है 50,000 का केस को क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा का तो खर्चा ही हो जाना है उनका। मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड कैन बी रेक्टिफाई अप टू 3 मंथ्स तक वो रेक्टिफाई की जा सकती है। ये हमारा प्रोसेस था, अपील्स एंड रिविजन्स के प्रोविजंस को हमने पढ़ा।